नमस्कार। फिर आ गए चुनाव और फिर मैं हुआ हाजिर पेनल्टी कॉर्नर लेकर। वैसे तो बहुत छोटा सा चुनाव है, 200 सीटों वाली विधानसभा में 7 सीटों पर उपचुनाव। इनमें 2 से जीते हुए प्रत्याशी इस दुनिया में नहीं रहे, जुबेर खान और अमृतलाल मीणा, सलूमर और रामगढ़ से, इसलिए उपचुनाव हो रहा है। बाकी जगह जो विधायक थे वो सांसद बन गए और उनके इस्तीफा देने से चुनाव हो रहा है। उपचुनाव को लेकर कई तरह की खामख्याली रहती है, क्योंकि शुरुआत में बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी है उन्होंने कह दिया था कि हमारे पास खोने को क्या है, एक सलूमर सीट हमारे पास है 7 में से। उस बयान की बहुत चर्चा हुई, लेकिन बीजेपी ने रिपेंट किया, पलटी खाई, कहा नहीं 7 सीटों पर लड़ेंगे, 7 सीटों को जीतेंगे, और मोर्चा लगा लिया। काफ़ी मंथन किया। मंथन करने में टिकटों की अदला बदली हुई, कुछ गलतियां पिछले चुनाव में हो गई थी टिकट बांटने में, उनको सुधारा। कुछ में परिवार के लोगों को टिकट दिया और कुछ जगह नए चेहरे भी सामने आए। लेकिन कुल मिलाकर ये भ्रम मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं होना चाहिए कि इस उपचुनाव के नतीजे राजस्थान की राजनीति में कोई निर्णायक भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस के पास 4 सीटें, 2 सीटें हनुमान बेनीवाल की पार्टी और राजकुमार रोत की बाप के पास में, और 1 सीट बीजेपी के पास सलूमर। ये पिछले चुनाव का नतीजा था। अब इस चुनाव में कांग्रेस के लिए चुनौती है कि वो 4 सीटों को बचाए रखे कम से कम। कांग्रेस ने सबसे अच्छी बात ये की है, अच्छी बात मैं हालांकि मैं बायस नहीं हूं, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि उन्होंने रीजनल पार्टी से गठबंधन की जो अपनी गरज थी उससे ऊपर उठ करके कह दिया कि न तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी से समझौता करेंगे न बाप से करेंगे। पिछले चुनाव में बाप ने इन्हें बहुत नचाया था, ये सीट देते रहे बांसवाड़ा डूंगरपुर की, परंतु बदले में उदयपुर ग्रामीण पर बाप ने इन पर एहसान नहीं किया, और एक याचक की सी मुद्रा में कांग्रेस नजर आई। पर उसका लक्ष्य था बीजेपी की सीटों को कम करना, जिसमें वो सफल हुई। इस समर्पण के बाद, इस त्याग के बाद भारतीय जनता पार्टी सफल हुई, कांग्रेस सफल हुई भारतीय जनता पार्टी को मिनिमाइज करने में 25 सीटों के चुनाव में। अब जब चुनाव छिड़ गया है, आज नामांकन हुए जगह जगह, मुख्यमंत्री खुद नामांकन कराने गए। झुंझुनू में मुख्यमंत्री भजन लाल ने नामांकन कराया, उसके बाद रामगढ़ गए, वहाँ नामांकन कराया, फिर दौसा गए, जहाँ से हॉट सीट हो गई दौसा, किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ गए, नामांकन भरवाया, और उसके बाद देवली उनियारा गए। हर जगह मुख्यमंत्री ने खुद नामांकन भरवाकर कोशिश की है कि चुनाव को एक ऊंचाई प्रदान करें, और सरकार लड़ रही है चुनाव, या सरकार में बैठे लोग चुनाव में लड़ रहे हैं, इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है मतदाताओं पर, क्योंकि 4 साल ये सरकार रहने वाली है, तो 4 साल लोगों के काम पड़ेंगे। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम को लेकर, सरपंच से लेकर आम आदमी से लेकर बड़े लोगों तक सबको काम पड़ते हैं सरकार से, तो इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है, सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है, राजनीतिक प्रभाव भी पड़ता है, जो कि आज देखने मिला। ये देखिए, किरोड़ीलाल मीणा साफा पहना रहे मुख्यमंत्री को, वैसे वो इस्तीफा दे के बैठे हैं, लेकिन भाई लड़ रहा है उपचुनाव जगमोहन मीणा, जो पास बैठे हैं शायद किरोड़ीलाल मीणा जो मुख्यमंत्री जी के। और आज चारों जगह नामांकन दर्ज कराने के बाद मुख्यमंत्री वापस लौट आए। कांग्रेस ने रामगढ़ में नामांकन दाखिल किया, वहाँ पर भंवर जितेंद्र सिंह मौजूद थे, टीकाराम जूली मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष। आज चारों जगह मुख्यमंत्री ने भाषण दिए, अपनी सरकार की बात रखी, बीजेपी की बात रखी, और जो पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है इसकी बात रखी। भाजपा के पास 7 में से 1 सीट सलूमर थी, जहां विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया। उनकी पत्नी को
सहानुभूति की लहर के सहारे भाजपा ने मैदान में उतारा है। आइए सुनते हैं सबसे पहले तो क्या कहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, क्या कहा किरोड़ी लाल मीणा ने, देखते हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि आप चिंता मत करिए, जिसने युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है उसे हम किसी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। और आपने देखा है, डॉक्टर साहब ने कहा उस समय संघर्ष किया था, लेकिन मैं आज से कहना चाहता हूं, पहले कहते थे अवधि 50 अंदर हैं, फिर कहते थे 100 अंदर हैं, 125 अंदर हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं संख्या बढ़ करके लगभग 200 तक पहुंचने वाली है, 200 तक पहुंचने वाली है। और ये हम विश्वास दिलाते हैं, जो हमने कहा है वो करके रहेंगे। जो हमने कहा है कि कोई भी इस तरह का दोषी होगा उसका किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। एक मैं और कहना चाहता हूं, हम चुनाव में गए थे, हमने संकल्प पत्र लेकर के गए थे, हमने संकल्प पत्र में आपसे वायदे किए थे। हमें आज कहना चाहता हूं कि हमने जो संकल्प पत्र में वायदे किए थे वो लगभग 5 साल के लिए थे, लेकिन लगभग 50% तक उन वायदों को हमने पूरा करने का काम किया है, पूरा करने का। इनको कार्यकर्ता के नाते टिकट दिया है, जो समर्पित हैं, निष्ठावान है, सेवा करते हैं। 10 साल पहले इन्होंने अपने सीनियर सुपर टाइम स्केल के RS से इस्तीफा दे दिया था। IAS भी बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने ये समझा मेरे को चुनाव की राजनीति के जरिए जनता की सेवा करनी है, तो 10 साल बाद पार्टी ने मौका दिया। पिछला लोकसभा भी मांगा था, उससे पहले भी मांगा था, लेकिन अब उचित समय पर पार्टी ने टिकट दिया है। ये 10 साल बाद इनको मौका मिला है, तो एक उत्सव का सब माहौल है। और मैं भरोसा दे सकता हूँ दौसा की जनता को कि मेरे से भी बढ़ के जनता की सेवा करें। आखिरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे से भी बढ़ के जनता की सेवा करते हैं। किरोड़ी और जगमोहन दो सगे भाई, दोनों की अलग अलग कहानी। मैंने एक जगह कहा था कि एक है आग और दूसरा है पानी। किरोड़ी लाल मीणा फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं, जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर आते हैं, चाहे सत्ता में बैठे हों, मंत्री पद पे बैठे हों, लेकिन मानते नहीं। परंतु जगमोहन मीणा की खास बात यह है कि वो पूरा मैनेजमेंट संभालते रहे हैं पिछले 30 साल से, किरोड़ी लाल मीणा के चुनाव का भी, और चुनाव जीतने के बाद जो लोग समस्याएं ले लेकर आते हैं घर पे उनके लिए चिट्ठी पत्री फ़ोन वोन करना, ये सब काम जगमोहन मीणा पर्दे के पीछे संभालते रहे। RS से सीनियर RS इस्तीफा दिया, और 10 साल बाद जैसा किरोड़ी जी ने कहा कि वो आज IAS होते, लेकिन वो इस 10 साल के इंतजार के बाद अब BJP की टिकट पर दौसा से उपचुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो उम्मीद थी कि मुरारी लाल मीणा जो सांसद बन गए उनके घर से कोई लड़ेगा। उसके बाद कई नामों की चर्चा हुई, और ये जनरल सीट है, लेकिन जगमोहन मीणा और सामने कांग्रेस ने उतारा DD बैरवा को। वो इसलिए कि कांग्रेस को लग रहा था कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है, SC का वोट बैंक, वो कहीं मीणा के साथ ST SC युति न बन जाए, इसलिए SC के प्रत्याशी को खड़ा किया गया। और उनके भी 40,000 के आसपास बैरवा के वोट हैं। मीणा हालांकि बहुत ज़्यादा है, इससे कहीं ज़्यादा, लेकिन बैरवा भी उसको बैलेंस करते हैं। और उधर देवली उनियारा में मीणा गुजर आमने सामने है। राजेंद्र गुजर पूर्व विधायक देवली उनियारा के, BJP ने उनको उतारा, पिछली बार टिकट नहीं दिया था। और जो विजय बैसला लड़ रहे थे चुनाव, उनको आरोप था कि राजेंद्र मीणा ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन राजेंद्र गुजर ने साथ नहीं दिया, पर राजेंद्र गुजर ने अब टिकट मांगा और इस बार उनको दे दिया गया। शायद भूल सुधार कह सकते हैं भाजपा की भाषा में इसको। लेकिन सामने एकदम नए कैंडिडेट, पहले उम्मीद थी कि हरीश मीणा के भाई आएंगे, नमो नारायण मीणा, जैसा उन्होंने कल कह दिया कि मेरे भाई ने मुझसे धोखा किया और मैं टिकट ले सकता था। उन्होंने KC मीणा को बात कर ली, KC मीणा को सेट कर लिया, लगा दिया मैदान में, उनको टिकट दिला दिया। KC मीणा अजमेर में हिंदुस्तान जिंक के प्लांट के प्रभारी है, और विधानसभा चुनाव में उन्होंने BJP से टिकट मांगा था, कोशिश की थी बहुत ज़्यादा, नहीं मिला। आज वो कांग्रेस की टिकट पर प्रत्याशी है। और जो लोग राजनीति समझते हैं वो जानते हैं कि देवली उनियारा सीट पर
गुर्जर और मीणा जब आमने सामने होते हैं चुनाव कितना रोचक हो जाता है। यहां भी लग रहा था कि दौसा में चुनाव कुछ अलग तरह से होगा, लेकिन वो एससी और एसटी के कैंडिडेट सामने आने से वो भी विचित्र चुनाव हो गया है। इस पर हम पेनल्टी कॉर्नर में लगातार चर्चा करेंगे। हनुमान बेनीवाल ने अपनी सीट पर पत्नी को उतार दिया, तो उधर से भी महिला सामने आई है कांग्रेस से, जो आईजी थे पुलिस में गोदारा, उनकी पत्नी मैदान में, डॉक्टर है पेशे से, और पहले जो रेवंत राम डागा लड़े थे उनके परिवार से भी चुनाव लड़ा जाना है। तो ये मूल नायक तो बाहर हैं पर्दे के पीछे और उनके परिवारजन चुनाव लड़ रहे हैं। 3 सीट ऐसी हो गई है। सलूम्बर में बीजेपी इस सहारे है कि अमृतलाल मीणा जिनका निधन हुआ उनकी पत्नी को उतारा है सहानुभूति लहर में, लेकिन यहाँ बाप और कांग्रेस दोनों सामने आमने हैं। इसमें खास बात यह कि बाप और कांग्रेस अगर मिल जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी मुसीबत हो जाए। ये बताना चाहता हूं मैं कि अमृत मीणा जब थे तो 65,000 वोट मिले थे रघुवीर सिंह मीणा को कांग्रेस के, और बाप लेके आई थी 51,000 वोट, और हार जीत हुई थी बीजेपी जीती 14,000 वोट से, जिनके 80,000 वोट थे। इन दोनों के वोट अगर मिल जाएं तो 1 लाख से ऊपर जाते हैं, 1,10,000 से ऊपर। लेकिन फिर त्रिकोणात्मक संघर्ष है 4 सीटों पर। खींवसर में त्रिकोणात्मक संघर्ष, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। त्रिकोणात्मक संघर्ष सलूमर में बाप, कांग्रेस और बीजेपी। 84 में भी क्योंकि कांग्रेस ने कह दिया अब वो किसी से गठबंधन नहीं की। विधानसभा में तो था कि गरज थी कि सरकार लानी है, लोकसभा में था बीजेपी को मिनिमाइज करना है। अब कोई गरज नहीं है। इन 60 सीटों पर कांग्रेस हार जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी हार जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। विधानसभा में जिसकी सत्ता है उसकी सत्ता रहेगी, जिसका विपक्ष है उसका विपक्ष रहेगा। नेता विपक्ष बने रहेंगे, सत्तारूढ़ पार्टी नेता सत्तारूढ़ पार्टी नेता रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग कह सकते हैं कि 11 महीने की सरकार का रेफरेंडम क्या काम करके दिखाया, क्या जनता का विश्वास है। तो इसमें भी 2 बातें कहना चाहता हूं मैं कि एक बात तो यह है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार चली गई थी, गहलोत की सरकार, और जीत कर आ गई थी भारतीय जनता पार्टी। अचानक मुख्यमंत्री बनाए गए भजन लाल। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव का नतीजा 25 में 25 सीट का 2 बार से चला आ रहा था। इस बार 25 में 25 नहीं, 11 सीटें हारी बीजेपी अपनी सरकार आने के बावजूद। इसलिए लोग कौतूहल की दृष्टि से इन उपचुनाव को देख रहे हैं, टकटकी लगाकर इन उपचुनाव को देख रहे हैं कि क्या विधानसभा चुनाव के नतीजे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर इस उपचुनाव में, या लोकसभा चुनाव में जो परिवर्तन आया लोगों के वो प्रोलॉन्ग कर रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षक इस दृष्टि से चुनाव को देख रहे हैं। व्यक्तिगत पर चुनाव होगा, उम्मीदवार के नाम पर भी चुनाव होगा, किस संप्रदाय का है, जाति का है, उस पर भी चुनाव होगा, किसका नॉमिनी है, कौन झंडा लेकर खड़ा है उनका, इस पर भी चुनाव होगा। और जैसा राजेंद्र गुड़ा जैसे व्यक्ति झुंझुनू में खुद मैदान में उतर गए इंडिपेंडेंट, तो वो किसके वोट काटेंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे, और क्या इतना नुकसान पहुंचा देंगे खुद जीत की राह पकड़ लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। झुंझुनू सीट पर वर्तमान सांसद के पुत्र को उतारा गया, ब्रजेंद्र ओला के पुत्र को, जो शीशराम ओला दिग्गज थे राजनीति के, उनका पोते हैं। और सामने राजेंद्र भामू को दिया गया, जिनका टिकट पिछली बार काट दिया गया था। हालांकि वो आए थे तीसरे नंबर पर, 42,000 वोट आए थे। दूसरे नंबर 57,000 वोट आए थे बबलू चौधरी के, जिनको निश्चित कुमार कहते हैं। लेकिन बबलू चौधरी को टिकट नहीं दिया गया, उन्होंने बगावत की कोशिश की। पर राजेंद्र भामू पुराने बीजेपी के खांटी नेता हैं, उन्होंने हालांकि बगावत करके चुनाव लड़ लिया, लेकिन इतने वोट वो ले आए थे कि वो बीजेपी की हार को सुनिश्चित करने वाले थे। फिर से खड़े होते अगर पार्टी के खिलाफ तो वापस नतीजा वैसा होता। इसलिए भामू को टिकट देकर निश्चित कुमार को समझाया गया और कोशिश की गई कि भामू को और निश्चित कुमार को जितने वोट मिले, इन दोनों के वोट मिलकर लगभग 1 लाख वोट हो जाते हैं, जबकि 86,000 वोट आए थे ब्रजेंद्र ओला के। अगर वोट स्टैंड करता है बीजेपी का, जो भामू को मिला और जो निश्चित कुमार को मिला, तो कांग्रेस के लिए सीट पर, ओला की पारंपरिक सीट पर, पारिवारिक सीट पर मुसीबत हो सकती है।
ऐसे ही दौसा में भी समीकरण बदलेंगे, क्योंकि उस वक्त प्रत्याशी और थे। मुरारीलाल मीणा विधायक थे, विधायक बने कांग्रेस से, फिर सांसद बन गए। अब मीणा प्रत्याशी बीजेपी से आया और उस वक्त शंकर लाल शर्मा चुनाव लड़े थे, तो शंकर लाल शर्मा को 67,000 वोट मिले थे, मुरारीलाल मीणा को 98,000 मिले थे। एक और मीणा खड़े हुए थे, राधेश्याम मीणा, उनको 11,000 वोट मिले थे। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो वोट ऐसे कैसे पड़ जाएंगे कांग्रेस को जैसे पहले पड़े थे, क्योंकि अब इधर मीणा प्रत्याशी इधर से सामने से, वो भी किरोड़ी मीणा जैसे दिग्गज का भाई आया है, और मुरारी मीणा या कोई मीणा प्रत्याशी मैदान में नहीं है अभी तक। लेकिन कांग्रेस ने एससी के प्रत्याशी को, बैरवा को, जो वोट पहले से मीणा को मिले थे, मुरारी मीणा को पहले से कांग्रेस को मिले थे, कांग्रेस का परंपरागत वोट है, वो एससी एसटी युति ना बन जाए इसलिए पूर्व प्रधान को मैदान में उतार दिया। वो भी पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। तो अब ये किरोड़ी मीणा की वजह से हाई प्रोफाइल चुनाव है। आने वाला वक्त बताएगा कि दौसा की राजनीति किधर मूव करती है। ये भी जनरल सीट है। बात देवली उनियारा की बता दी मैंने आपको, ये कर दी। रामगढ़ में जुबेर खान के निधन के कारण सीट खाली हुई है। वो हिंदू मुस्लिम इलाका हो जाता है वहाँ पर। जे आहूजा हार गए थे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने, सुखवंत सिंह ने बगावत की थी कांग्रेस बीजेपी से एएसपी के टिकट चुनाव में, उनको 57,000 वोट मिले थे, 74,000 वोट मिले, क्षमा करें, और 34,000 मिलते बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट जे आहूजा को। इसलिए दोनों के वोट मिला दें तो 19,000 की जीत कहीं से पड़ जाती है बिल्कुल, क्योंकि 93,000 वोट मिलते जुबेर खान को। ये इलाका ऐसा है जो मेवात का इलाका है, जहाँ सारे तरह के गौकशी से लेकर के हिंदू मुस्लिम बहुत तनाव की स्थिति, और मेवात में जो लूट खसोट हो रही है, वो सब बातें प्रिवेल करती हैं, वहाँ पर मुद्दा बनती हैं। इसलिए सुखवंत सिंह और बीजेपी के जय आहूजा जो अब नहीं लड़ रहे हैं, दोनों के वोट क्या एकजुट होकर एक जगह पड़ेंगे, ये यक्ष प्रश्न हम सबके सामने है, क्योंकि दोनों सनातन हिंदू वोट को लेकर खड़े हुए हैं और वही दोनों का नारा है। और सामने जुबेर खान के बेटे आर्यन खान आए, आर्यन जुबेर खान। जुबेर खान की पत्नी भी यहाँ से एमएलए रह चुकी है, साफिया जुबेर खान। इसलिए उनका बेटा सहानुभूति लहर प्राप्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर चुनाव हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर हुआ और सुखवंत सिंह के वोट, जे आहूजा के वोट एक जगह पड़े, तो कांग्रेस के साथ इस सीट को गंवाने का खतरा मौजूद है। हम लोग निरंतर चर्चा करते रहेंगे, आपसे बताते रहेंगे उपचुनाव में क्या समीकरण बन रहा है, क्या समीकरण बिगड़ रहा है। सचिन पायलट इस वक्त लंदन में है, शायद आने वाले हैं 1-2 दिन में। सचिन पायलट के आने के बाद कम से कम देवली उनियारा की और दौसा की सीट पर रंगत बदलेगी, क्योंकि दोनों इलाके ऐसे हैं जो गुर्जर भारी संख्या में मतदाता हैं, और इसमें एक जगह भाजपा ने गुर्जर खड़ा किया है, कांग्रेस ने मीणा को खड़ा किया है। दौसा में गुर्जर कहीं नहीं खड़ा हुआ, लेकिन गुर्जर वोट महत्व रखते हैं, मायने रखते हैं। क्या वो किरोड़ी का साथ देंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे, सचिन पायलट के आने के बाद पता लगेगा। तो इस में पेनल्टी कॉर्नर में आज हमने शुरुआत की है। उपचुनाव के चलते मैं आपको निरंतर बनते बिगड़ते समीकरण से रूबरू कराता रहूँगा, बताता रहूँगा कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, पर्दे के आगे क्या चल रहा है, जो आपको दिख रहा है वो भी और जो आपको नहीं दिख रहा है वो भी। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।